पर्व संपन्न हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरा कल है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे सकते हैं। पीएम मोदी मानगढ़ धाम पर धूनी के दर्शन करेंगे। स्मृति वन में प्रतिमा पर पुष्पांजलि देंगे। एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम मौजूद रहेंगे। तीनों राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में होंगे, बांसवाड़ा के मानगढ़ में। एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तीनों राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर शामिल होंगे। संभावना जताई जा रही है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा सकता है। कल पीएम मोदी मानगढ़ धाम पर धूनी के दर्शन भी करेंगे। स्मृति वन में प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी देंगे। तो तीनों राज्यों के एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम, साथ ही साथ तीनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के इसमें शामिल होने जा रहे हैं। आज सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ धाम जाएंगे। कल आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मानगढ़ धाम के लिए सीएम आज रात को रवाना होंगे। स्पेशल प्लेन से रात 8:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। रात 9:15 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उदयपुर में रात को विश्राम करेंगे। मंगलवार सुबह 8:45 पर हेलीकॉप्टर से मानगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 9:30 बजे मानगढ़ धाम पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। पीएम मोदी 110 साल पहले अंग्रेजी फौज के हमले में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम इस रैली के जरिए राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी मतदाताओं को संदेश देंगे। मानगढ़ धाम पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई इलाका नहीं, बल्कि सैकड़ों आदिवासियों का शहीदी स्थल है, जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। मानगढ़ रैली से आदिवासियों को संदेश। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का एक तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं।
राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहाँ 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद है कि इसे न केवल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा बल्कि इतिहास भी इसके साथ इंसाफ करेगा और आदिवासियों का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की सभा के जरिए बीजेपी आदिवासी हितैषी होने की कोशिश में है, लेकिन मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे की मांग कर कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया है। तो पीएम के राजस्थान आगमन पर ईआरसीपी का मुद्दा भी गर्म हो रहा है। मानगढ़ धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की मांग के साथ साथ कांग्रेस ने अब ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को फिर से तेज कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम माने जाने वाले पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। 1 नवंबर की उनकी यात्रा से पहले कांग्रेस ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मुहिम छेड़कर आदिवासियों को लेकर बीजेपी के बड़े दांव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो जो राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए। जब आप मानगढ़ धाम में आ रहे हैं तो राष्ट्रीय स्मारक के लिए बीजेपी वालों से बात क्यों नहीं करते? चीफ मिनिस्टर लेटर लिख चुके हैं, सारी बात हो चुकी है, तो ऐसे में अच्छी बात है ना। आप जब मानगढ़ धाम में आ रहे हैं, उस धाम की आप पूरी महत्व समझते हैं, तो आपको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। दरअसल इसके पहले बीजेपी मानगढ़ धाम समेत आदिवासियों के हित में पीएम के काम का गुणगान कर बीजेपी को आदिवासी हितैषी घोषित करने की कोशिश में थी। जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। ऐसे जो लोग धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उन स्थानों को और ज्यादा विकसित किया जा सके और उन लोगों को जिन्होंने अपनी आहुतियां दी उनको वहां पर सही स्थान मिले समाज में और इतिहास में, ये उनकी कोशिश रहती है। मानगढ़ का दौरा इसलिए भी न चाहते हुए सियासी हो जाता है क्योंकि गुजरात में अगले महीने चुनाव है और माना जा रहा है कि बांसवाड़ा के मानगढ़ से पीएम मोदी राजस्थान के साथ ही गुजरात और एमपी के आदिवासियों को भी एक संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इसे सामाजिक और सांस्कृतिक रैली ही मानती है। ऐसे जो लोग धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उन स्थानों को और ज्यादा विकसित किया जा सके और उन लोगों को जिन्होंने अपनी आहुतियां दी उनको वहां पर सही स्थान मिले समाज में और इतिहास में, ये उनकी कोशिश रहती है। इसलिए स्वाभाविक है वो आएंगे तो राजनीतिक लोग भी आएंगे, उसके मायने भी निकाले जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं, उनका सामाजिक और धार्मिक जो जागरण है, जो अलग उन्होंने जगाई है जनजाति के बीच में, उसको आगे ले जाने का। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी पहली बार राजस्थान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो सियासत भी इस पर हावी है
और 2023 के लिए अब तक के सबसे अहम माने जाने वाले ईआरसीपी के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस बीजेपी पर एक अलग सा सियासी दबाव बनाने की कोशिश में है। देश जानना चाहता है, राजस्थान के 25 एमपी जीत कर गए, ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री जी बोले थे। अब ईआरसीपी पर यदि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। 13 जिलों के पानी का मामला है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ईआरसीपी योजना लागू करेंगे। आपको बता दें कि ईआरसीपी का मुद्दा कहीं न कहीं पीएम से जुड़ा है और इस पर काफी वक्त से प्रदेश में सियासत होती रही है। लेकिन जब पीएम मानगढ़ आएंगे तो बात ईआरसीपी की भी होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस की पूरी उम्मीद टिकी है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसे सत्ता में फिर से वापसी करनी है तो उसे पूर्वी राजस्थान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। नेक नियत के साथ सही नीतियों का भी होना जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जयपुर में बनाए गए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ भी ठीक यही हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाने की कोशिश अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। 170 करोड़ से तैयार प्रोजेक्ट हो गया बेकार, बन गया जी का जंजाल। बीआरटीएस कॉरिडोर पर बवाल, इसे कहते हैं बिना अक्ल के नकल। तभी तो विदेशों की तर्ज पर राजधानी जयपुर में बनाया गया बीआरटीएस कॉरिडोर शहर वासियों के लिए मुसीबत का सबब बनकर उभरा है। करीब 170 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार इस कॉरिडोर का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाना था, लेकिन सुविधा तो मिली नहीं, असुविधाओं का पहाड़ जरूर खड़ा हो गया। सार्वजनिक परिवहन के नाम पर इस कॉरिडोर पर एक बस तक नहीं चल रही है, जिसके चलते सरकार का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर पर हुए हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जनवरी 2020 में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने जेडीए को बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का सुझाव दे दिया था। ऐसे में ये प्रोजेक्ट जेडीए के गले की फांस बन चुका है। अब तो सरकार के मंत्री भी इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल का मैं चेयरमैन था जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, और उसमें डिसीजन हो चुका है कि बीआरटीएस हटाना पड़ेगा। रोड सेफ्टी काउंसिल में सब डिपार्टमेंट मेंबर हैं और रोड सेफ्टी काउंसिल का डिसीजन मानना सबकी जिम्मेदारी है। यदि जेडीए को ये गलतफहमी को डिसीजन नहीं मानेंगे तो जेडीए को जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। यूडीएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को मैंने बुलाकर उस वक्त कह दिया था, अभी जयपुर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बीआरटीएस कॉरिडोर में होते हैं, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर टेक्निकली गलत है। ये प्लान जिसने भी किया बिल्कुल गलत है। बेवजह बीआरटीएस कॉरिडोर शाम को 7 बजे तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्रॉस करते हैं एक्सीडेंट होता है। तो ये अभी जयपुर की जो रोड्स जिनकी चौड़ाई ज्यादा थी वो कम हो गई। तो मैं जयपुर में खुद जनप्रतिनिधि हूं, मैं ज्यादा समझता हूं। अब उसको जेडीए घुमाए, कभी कहता हम इसको ग्रीन कॉरिडोर कर देंगे, बोलता आप हैं कौन? ये तो जयपुर के जनप्रतिनिधि सरकार तय करेगी ना, राजस्थान की। खुद चीफ मिनिस्टर भी रोड एक्सीडेंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री खुद सड़क दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं, वो खुद चेयरमैन है रोड सेफ्टी काउंसिल के। तो इसलिए ये तो तय है, बीआरटीएस बेवजह प्रेस्टीज इशू बनाकर यदि यूडीएस डिपार्टमेंट रोकता है तो टोटली गलत है। और बीआरटीएस रोड सेफ्टी काउंसिल डिसीजन ले चुकी है, इसलिए बीआरटीएस हटाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री बात करके इसको हटाएंगे। जहां मंत्री जी इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं जेडीए इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने के पक्ष में है। जेडीए का तर्क है कि कॉरिडोर की उपयोगिता को लेकर कराई गई स्टडी में विशेषज्ञों ने इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की राय दी है। हालांकि जेडीए कमिश्नर कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा। सरकार ने पीडी कोर्ट को इसके लिए चुना है कि वो एक स्टडी करे इसकी कि बीआरटीएस के बनने के बाद जो जयपुर शहर में ट्रैफिक को होने वाले जो एक्सीडेंटल जो पॉइंट्स बने हैं उसको लेकर वास्तविकता क्या है, कितना ट्रैफिक इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, या जो इसका शुरुआत में जो इसका मंतव्य था क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको एक्सटेंशन करना चाहिए या इसको ऑल टुगेदर ख़त्म कर देना चाहिए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। इन सारी जो भी हैं इसके बारे में वो जो भी पीडी कोर है वो पूरा इसका सूक्ष्म रूप से इसको देखेगा, एनालिसिस करेगा और हमको रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। जेडीए ने 2007 में बीआरटीएस कॉरिडोर का काम शुरू करवाया था।
बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 50% रकम केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार और 30% रकम जेडीए ने इस प्रोजेक्ट में खर्च की थी। झोटवाड़ा रोड से लेकर सीकर रोड के बीच बने कॉरिडोर का उद्घाटन साल 2010 में यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी और सीएम अशोक गहलोत ने किया था, जबकि न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर का उद्घाटन साल 2015 में एनडीए सरकार के समय वसुंधरा राजे ने किया था। भले ही इसके निर्माण के पीछे सरकार के मन में लोगों के सफर को आसान बनाने का नेक विचार था, लेकिन नीति में गड़बड़ी थी। ऐसे में सरकार को जल्द ही इस पर ठोस फैसला लेने की जरूरत है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सफाई व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट, संसाधनों और मेन पावर के नाम पर लंबी चौड़ी फहरिस्त। कहने को प्रदेश के 4 शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन फिर भी हम कचरे के शहर में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के अन्य शहरों से पीछे हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 और 22 में राजस्थान का एक भी शहर टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पाया। उसके पीछे कारण स्पष्ट है कि राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक तहसील का जो कचरा निस्तारण का हाल कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में प्रतिदिन 8 से 10 हजार मैट्रिक टन के करीब कचरा तैयार होता है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई ये है कि इतने बड़े स्तर पर कचरे के उत्पन्न होने के बाद कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। राजस्थान में केवल एक शहर ही कचरे का 100% निस्तारण कर रहा है। वो शहर राजधानी जयपुर नहीं है, बल्कि आदिवासी इलाका डूंगरपुर है। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक राजस्थान की डूंगरपुर नगर पालिका के अलावा किसी भी दूसरी नगर पालिका या नगर निगम ने कचरा निस्तारण के बारे में पहल तो दूर सोचा तक नहीं। केवल डूंगरपुर जिला ऐसा है जहां सूखा और गीला कचरा अलग अलग घरों से इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग डंप किया जाता है और नियमों के हिसाब से सूखा और गीला कचरा पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सभी म्युनिसिपल एक्ट के तहत नगर परिषद, नगर पालिकाएं अलग अलग इकट्ठा करके उसको अलग अलग जगह डाले। राजस्थान के चुनिंदा शहरों को छोड़कर उनको छोड़कर कचरा निस्तारण का प्लान किसी भी बड़े शहर के पास नहीं है। चाहे जयपुर की बात की जाए, कोटा की बात की जाए या फिर अजमेर की बात की जाए, कोई भी शहर गीला और सूखे कचरे का निस्तारण नहीं कर रहा है। बड़ी ये बात है कि जो शहर हैं, उन शहरों के अंदर जो कचरा डंपिंग जो स्टेशन है, जो पॉइंट्स है, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात जब हम करते हैं तो ये जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। घर या ऑफिस से निकलने वाले कचरों को हम बिना सेग्रीगेशन के एक ही डब्बे में इकट्ठा करते हैं और भी कचरा कलेक्शन करने वाली एजेंसी केवल उस कचरे को डंपिंग करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही, जबकि इस कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण होना चाहिए। जब तक रिसाइकिल नहीं होगा तब तक कचरे का पहाड़ बनते जाएंगे। जैसे हमारे सामने मार्बल स्लरी का एग्जाम्पल है, पहाड़ बन गए थे, अब जब उनको रीयूज करने लगे तो समस्या का काफ़ी हद तक समाधान है। इसी तरह ये जो कचरा है, जब तक इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो रिसाइकिल के लिए जो रिकवरी सेंटर्स हैं जिसमें सेग्रीगेशन भी हो और उसको कैसे प्रोडक्टिव यूज में ले सकते हैं। ये स्थिति केवल स्मार्ट सिटी जयपुर की नहीं है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी, करौली, बीकानेर, भरतपुर, अलवर जैसे बड़े शहर कचरा निस्तारण में बहुत पीछे रह गए। लिहाजा शहरों की रैंकिंग लगातार गिरती गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के हाल ही में जारी किए गए परिणामों में पूरे देश में सफाई में जयपुर टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन कचरा निस्तारण में घटिया परफॉर्मेंस के कारण रैंक साल दर साल गिर रही है। आसपास के इलाकों में बड़ी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और उसी वजह से जो इलाके के जो लोग हैं इस दुर्गंध से परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।